Now we are coming to the last article of the damped oscillations, which is deadbeat galvanometer. Electromagnetic damping and deadbeat galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन आपने ज़रूर पढ़ी होगी +2 में, और वो क्या है कि आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और इनका जो शेप होता है दैट इज़ सिलेंड्रिकल फ्रॉम इनर साइड, इट इज़ सिलेंड्रिकल, और ये जो कोर है आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, इस पर आप वाउंड करते हो क्या, कॉइल, और ये सस्पेंशन फाइबर है कॉइल का, और सस्पेंशन फाइबर के साथ पॉइंटर लगा होता है, और सबसे नीचे हेयर स्प्रिंग, और ये एक्चुअली में दूसरा पॉइंट है, यू कैन से दिस इज द सेकेंड. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स फॉर द गैल्वेनोमीटर जो हम सर्किट में लगाएंगे. तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और ये आयरन कोर भी सिलेंड्रिकल है और इस पर कॉइल वाउंड की गई है. तो व्हाट वी हैव डन, अगर बिल्कुल ऊपर से व्यू करोगे, जैसे मैं कहूँ कि ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोर है और इसमें हमने कॉइल वाउंड कर दी है, तो बिल्कुल ऊपर से देखोगे ये वाला हिस्सा, तो आपको ऐसे नज़र आएगा. और जो नॉर्थ साउथ पोल्स हैं तो वो ऐसे होंगे, बिल्कुल ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसे नज़र आएगा. जो अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके पास सॉफ्ट आयरन, और फिर ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. बिल्कुल अगर टॉप व्यू ऊपर से व्यू करोगे तो आपको ये वाला हिस्सा और ये, और जिस पर कॉइल वाउंड होगी तो बिल्कुल ऊपर से ऐसा दिखाई देगा. तो नॉर्थ साउथ और कॉइल ये. तो होता क्या है, इसके सिलेंड्रिकल शेप की वजह से द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इसकी बाउंड्री पर जब होती हैं तो एकदम परपेंडिकुलर, हालांकि डिस्कॉन्टिन्यूटी नहीं है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ बात कर रहा हूँ. तो दे विल बी अलोंग द रेडियस, क्रॉस नहीं करती हैं. तो ये यहाँ से आके कुछ ऐसे, यहाँ से आके कुछ ऐसे, दे आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे कैन नॉट क्रॉस ओवर. तो जो मर्जी ओरिएंटेशन हो जाए इस कॉइल की, चाहे वो ऐसे हो जाए चाहे वो ऐसे हो जाए, ये हमेशा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रहती है. ये आपने +2 में ज़रूर पढ़ा होगा. तो इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन यहाँ कुछ और हो रही है कि इस कॉइल में से करंट जब फ्लो करेगा तो इस कॉइल पर एक टॉर्क लगेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बिकॉज करंट कैरिंग कॉइल व्हेनेवर इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर टॉर्क लगती है. और टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन भी आपने पढ़ा होगा, BINA cos थीटा टाइप, और इसमें थीटा 0 आ जाएगा बिकॉज द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. cos 0 1 हो जाता है, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पर लगती है. इस डिफ्लेक्शन की वजह से आगे क्या होगा, जब ये डिफ्लेक्ट करेगी कॉइल तो ये रोटेट करेगी तो इसके साथ जो पॉइंटर है वो भी घूमेगा. अगर ये ऐसे घूमती है तो पॉइंटर आपके पास इस तरीके से घूमेगा. सपोज आपके पास ये इस तरीके से इसको टॉर्क मिलती है, घूमता है, तो पॉइंटर आपके पास पॉइंटर ऐसे घूमेगा. तो मैंने वो भी डायग्राम छोटा सा यहाँ बना के रखा है. तो पॉइंटर वो 0 से ऐसे घूमेगा. ये भी चीज़ आपने +2 में पढ़ी होगी. तो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, और जब इस पर डिफ्लेक्शन लगी तो होना क्या चाहिए, जब ये रोटेट करेगा, कॉइल जब रोटेट करेगी पूरी, तो होना क्या चाहिए कि डिफ्लेक्शन होने के बाद इसे स्टॉप हो जाना चाहिए. जितना भी इस पर टॉर्क लगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन होना चाहिए.
इट शुड स्टॉप, जो जहाँ ये पहुँच के वहाँ ऑसिलेट नहीं करना चाहिए इसे। कॉइल आपके पास, जैसे मैं कहूँ कि भाई पॉइंटर है, उसके साथ कॉइल होगी, ठीक है। तो कॉइल आपके पास जैसे ये नीचे है, ठीक है, और ये पॉइंटर है। तो अगर ये रोटेट करता है तो इट शुड नॉट ऑसिलेट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रोटेट किया सपोज और यहाँ ऑसिलेट किया, तो यहाँ मुझे ऑसिलेशन नहीं चाहिए। एक बार पॉइंटर जब घूम रहा है तो घूमने के बाद इसे जहाँ स्टेबल होना है, जहाँ इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ इसे रुक जाना चाहिए। और अगर ये वहाँ ऑसिलेट करता है तो ऐसा नहीं चाहिए, तो ये ऑसिलेट नहीं होता है, दैट गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो डेड बीट मीन्स कॉइल शुड नॉट ऑसिलेट आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जब ये घूमती है, जब ये कॉइल, जो पॉइंटर भी घूमेगा साथ साथ में, तो कौन कौन सी टॉर्क्स इस पर लग रही हैं। द फर्स्ट टॉर्क इज द रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू ट्विस्ट। ये जो अभी हमने सस्पेंशन फाइबर की बात की, ये जो सस्पेंशन फाइबर है इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, और उस ट्विस्ट की वजह से, ट्विस्ट सपोज कितना, दैट इज थीटा। तो थीटा आपके पास क्या है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये ट्विस्ट भी है। तो ये जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट। जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा ये टॉर्क होगा। और नेगेटिव साइन इसीलिए लगा रखा है बिकॉज इट इज अपोजिंग दैट। और सी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो टाउ आर विच इज रेस्टोरिंग टॉर्क, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर ट्विस्ट, ठीक है। और सी इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क की हमने बात कर दी। एंगुलर ट्विस्ट किसमें, सस्पेंशन फाइबर में। उसके बाद ये किस स्पीड से घूमा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब। तो डी थीटा बाई डी टी इस वक्त हमने क्या कंसिडर कर लिया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर ट्विस्ट, तो डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी, और इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। किसका डबल डेरिवेटिव, थीटा का। तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर थीटा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब पहली टॉर्क हमने क्या बोली, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क। दूसरी दैट इज मैकेनिकल डैम्पिंग। अब एंगुलर वेलोसिटी आपके पास कितना है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो डैम्पिंग है, मैकेनिकल डैम्पिंग, एयर की वजह से, बिकॉज ये जो कॉइल है वो कहाँ घूम रही है, दैट इज सराउंडिंग क्या है इसका, एयर है। तो एयर इसको रेजिस्टेंस देगा, ऑफ कोर्स कम होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, जितनी जल्दी घूमेगा, मतलब जितनी ज़्यादा एंगुलर स्पीड होगी उतनी ज़्यादा मैकेनिकल डैम्पिंग होगी। तो यही हम बात कर रहे हैं कि भाई डैम्पिंग कितनी होगी, ठीक है, मैकेनिकल डैम्पिंग की इस वक्त बात हो रही है। देन दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। पहले हमने सिर्फ वेलोसिटी के प्रोपोर्शन बोला था क्योंकि यहाँ रोटेशनल मोशन है इन ए वे, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। रादर देन वेलोसिटी हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है इसमें आर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर, और माइनस साइन का वही मतलब कि ये अपोज कर रहा है। एक और चीज़, जैसे जैसे घूमेगी तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, उसकी बात भी आएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कितनी होगी, दैट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। क्योंकि जैसे ये घूमेगी तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होने की कोशिश होगी, और वो फ्लक्स जब चेंज होगा तो होगा क्या, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगी। जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा उसमें, उतना जल्दी उसमें फ्लक्स चेंज करने वाली बात होगी, और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगी। तो इट्स अगेन प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। और इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जो है दैट इज के, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फैक्टर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कांस्टेंट। तो ये मैकेनिकल डैम्पिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये दोनों प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी है डी थीटा बाई डी टी। जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटीज हैं, आर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड के दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कांस्टेंट। अब ये तीनों आपके पास जो टॉर्क्स हैं ये टोटल हो गया। तो नेट टॉर्क आपके पास क्या होगी, दैट इज टाउ आर प्लस दिस मैकेनिकल डैम्पिंग
प्लस दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो नेट टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा? नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू दैट इज माइनस सी थीटा, दैट इज restoring torque, minus r d theta by dt, that is mechanical damping, minus k d theta by dt, that is electromagnetic damping। और ये दोनों में d theta by dt यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस साइन दोनों का कॉमन, और ये r प्लस k d theta by dt। तो इक्वेशन आपके पास राइट हैंड साइड की ये हो जाएगी। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में बात करूँ, व्हाट इज द नेट टॉर्क? तो नेट टॉर्क आपके पास क्या है? दैट इज आई अल्फा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हम पहले कह चुके हैं एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा। तो नेट टॉर्क इज आई अल्फा, अल्फा इज डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये बन जाएगी, एंड दिस इज द फाइनली इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फैक्टर्स हम इस साइड ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये फैक्टर भी साइड आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फाइनली आपके पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी? द इक्वेशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म। ये बन जाएगी इक्वेशन आपके पास, आई डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आर प्लस के डी थीटा बाय डी टी प्लस सी थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इस सारी इक्वेशन को आई से, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये रह गया आपके पास, ये आई यहाँ ख़त्म हो गया, रादर आपने डिवीजन किया है, और यहाँ आर प्लस के डिवाइडेड बाय आई हो गया, और यहाँ सी डिवाइडेड बाय आई हो गया। अगर आर प्लस के डिवाइडेड बाय आई को मैं टू बी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट इक्वल टू बी, और सी ओवर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट एज ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो जैसी ये सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्या बनेगा? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2b d theta by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास बन गई, और ये वैसी ही इक्वेशन है जैसी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की थी, वहाँ x था, यहाँ आपके पास क्या है? थीटा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पहले बात की थी, वहाँ लिखा था x, यहाँ लिखेंगे थीटा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है दैट इज थीटा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी a1 एक्सपोनेंशियल, फिर अंडर रूट वही बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस दिस। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन आ गया जैसे हमने पहले कंसिडर किया था। और अब हम चाहते क्या हैं? वी वॉन्ट दैट द कॉइल शुड नॉट ऑसिलेट, वी रिक्वायर हैवी डैम्पिंग। हमें क्या चाहिए? हमें हैवी डैम्पिंग चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि कॉइल आफ्टर डिफ्लेक्शन दैट शुड नॉट ऑसिलेट। और अगर ऐसी बात है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर के लिए हैवी डैम्पिंग चाहिए, वी रिक्वायर द कॉइल शुड नॉट ऑसिलेट आफ्टर डिफ्लेक्शन, सो हैवी डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। और बी आपके पास, ठीक है, बी आपके पास क्या है? दैट इज आर प्लस के डिवाइडेड बाई आई, और 2 का फैक्टर नीचे, आर प्लस के डिवाइडेड बाई 2i, दैट इज बी। और ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है? दैट इज सी ओवर आई। तो यहाँ आपके पास जो कंडीशन चाहिए, वी रिक्वायर हैवी डैम्पिंग, तो हैवी डैम्पिंग चाहिए तो आपके पास बी स्क्वायर, बी इज आर प्लस के डिवाइडेड बाई 2i, इसका स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, दैट इज सी ओवर आई। तो यहाँ 4i स्क्वायर बनेगा, एक आई कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या है? आपके पास है आर प्लस के डिवाइडेड बाई 2i, इसका स्क्वायर, एंड दैट इज ग्रेटर देन सी ओवर आई। जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? आर प्लस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i स्क्वायर ग्रेटर देन सी ओवर आई। और एक आई कैंसिल हो जाएगा, और ये 4i यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा क्या? आर प्लस के होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4ic। दिस इज द कंडीशन हैवी डैम्पिंग के लिए, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि हम पहले भी इस चीज़ को कर चुके हैं, बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, किसके लिए? फॉर हैवी डैम्पिंग। तो ये कंडीशन निकल के आई फॉर नॉन ऑसिलेटरी बिहेवियर। यहाँ हमें नॉन ऑसिलेटरी चाहिए, बिकॉज वी रिक्वायर द कॉइल शुड नॉट ऑसिलेट आफ्टर डिफ्लेक्शन। तो इसमें आर हमारे कंट्रोल में नहीं है, आर जितना आपके पास मैकेनिकल डैम्पिंग होगी वो होगी,
what we can do, we can control K, the electromagnetic damping factor. उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा होना पड़ेगा। जो आपने पोल पीसेस कंसिडर किए हैं परमानेंट मैग्नेट वहाँ, तो K की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करनी पड़ेगी, तभी आपके पास ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 4CI हो पाएगा। सो वी रिक्वायर लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग सो दैट कॉइल डू नॉट ऑसिलेट आफ्टर getting deflected to the new equilibrium position. डिफ्लेक्शन के बाद जब उसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी तो उसे वहाँ ऑसिलेट नहीं करना है। एंड सच अ गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो ये कंडीशन आपके लिए थी और ये आपके पास इस तरीके से यूनिट ख़त्म हुआ। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट्स आपने करनी है, तो धीरे धीरे आप असाइनमेंट्स मैं भेज चुका हूँ आपको, वो आप करते रहेंगे। तो ये इस यूनिट का लास्ट आर्टिकल था।